तो आज हम चालू करते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो सीएसएफ का फुल फॉर्म जो हमारा होता है वो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हुए चालू करते हैं। पहले अपन तो देखो, आज हम लोग सीएसएफ के पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स जो हमारा है उस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि सीएसएफ का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब सीएसएफ को की डेफिनेशन क्या होगी और कौन कौन सी बीमारियों के बारे में इसमें पता कर सकते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, फिर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे सीएसएफ का। देन हम लोग सर्कुलेशन देखेंगे कि कैसे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सीएसएफ फ्लो करता है, कौन कौन से जगह में वो जाता है निकल करके और कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ सीएसएफ क्या हो सकता है, मतलब कि सीएसएफ का काम क्या है हमारी बॉडी में। देन हम लोग कलेक्शन ऑफ सीएसएफ समझेंगे कि जो लंबर पंचर निडल हम लोग हमारी जो वर्टेब्रा होती है उसके उसमें पंचर करके हम लोग कैसे सीएसएफ का कलेक्शन करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग सीएसएफ में जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट्स जो होते हैं, जो उसके अंदर जो हमारे सेल्स वगैरह है, फिर जो ग्लूकोज प्रोटीन, मतलब कितनी मात्रा में कौन कौन से सब्सटेंस जो उसमें रहते हैं वो पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट उसमें होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे और नॉर्मल वैल्यू उनकी क्या होती है। जिससे कि जब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको एक आइडिया रहेगा कि यार नॉर्मल तो ग्लूकोज इतना होता है, तो फिर इसमें बढ़ जाएगा ग्लूकोज तो क्या होगा, कम हो जाएगा, या फिर प्रोटीन बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो उसके बाद हम नॉर्मल पहले सीएसएफ की वैल्यूज देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन दिखा था, उसमें कलर किया हुआ था और उसका वॉल्यूम दिखा था, कलर देखा था हम लोगों ने, उसकी टर्बिडिटी देखी थी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सीएसएफ की हम लोग यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे चीज़ों को लेके। देन हम लोग देखेंगे कि सीएसएफ में केमिकल एग्जामिनेशन कौन कौन से करते हैं हम लोग। तो मेन हमारे 4 टाइप के केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड और हमारा लैक्टेट का। तो इनकी सबकी नॉर्मल रेंज देखेंगे, कब बढ़ जाते हैं, कब कम हो जाते हैं, कब नॉर्मल रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी मेथड से यहाँ पे हम लोग इन टेस्टों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन का कौन सी मेथड से पता लगाते हैं, ब्यूरेट वगैरह मेथड जो यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड से हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का टेस्ट लगाते हैं, क्लोराइड का जैसे कि हम लोग आयन सेलेक्टिव मेथड से टेस्ट करते हैं, हम लोग लैक्टेट का एंजाइमेटिक मेथड से टेस्ट करते हैं। सबकी मेथड, इनके प्रिंसिपल, नॉर्मल रेंज और कब इंक्रीज या फिर कब डिक्रीज होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग जब सीएसएफ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स हमको दिखाई देती हैं, डब्ल्यूबीसी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, कितनी दिखाई देती है, नॉर्मली कौन सी डब्ल्यूबीसी दिखाई देती हैं, या फिर आरबीसी दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती है, और दिखाई दे रही हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है बॉडी में, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कुछ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, मतलब उसमें हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है तो हम लोग यहाँ पे जेडएन स्टेन कर सकते हैं, या उसका कल्चर एग्जामिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं सीएसएफ का, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि किसी को अगर वायरल मेनिंजाइटिस है या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या फिर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, तो इन मेनिंजाइटिस में अलग अलग रीडिंग्स, मतलब प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर सेल्स की रीडिंग कैसे कैसे आती है, तो इन सबको एक कंपेयर करके एक चार्ट में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ क्या होगा, कि मतलब कैसे बॉडी में सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है हमारा। ठीक है, तो मैं इसको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे डायग्राम ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो मेन हमारा जो सीएसएफ है उसका फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे कोरोइड प्लेक्स में होता है। कोरोइड प्लेक्स यहाँ पाया जाता है अंदर ब्रेन में। उसका ये डायग्राम यहाँ बी में हमने बड़ा करके देखा हुआ है। तो जो यहाँ पर रेड वाला जो हमको एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम लोग यहाँ कोरोइड प्लेक्स बोलते हैं। इस कोरोइड प्लेक्स की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे हमारे सीएसएफ का सिक्रीशन करती हैं, और जब ये सीएसएफ का सिक्रीशन होता है तो ये जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स में जाकर के हमारा सीएसएफ इकट्ठा होने लगता है, और फिर यही सीएसएफ हमारे पूरे ब्रेन में फैलता है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है सीएसएफ। ठीक है, तो ये पूरा सीएसएफ जो हमारे यहाँ पे कोरोइड प्लेक्स जो बना रहे हैं और फिर वो कैसे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। और देन उसके बाद जैसे कि हमारा जो कोरोइड प्लेक्स होता है वो एक दिन में लगभग यहाँ पे 500 ml सीएसएफ बनाता है, लेकिन हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिला करके टोटल सिर्फ 150 ml सीएसएफ होता है। तो इतना सारा बना रहा है तो बाकी जा कहाँ रहा है फिर, है ना, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ 150 ml सीएसएफ रह सकता है हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो जब 500 ml सीएसएफ बन रहा है, तो जब सीएसएफ बनता जाता है और सीएसएफ यहाँ फ्लो होकर के
जो हमारे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एरेक्नोइड स्पेस। तो ये जो एरेक्नोइड स्पेस हमारा है, इस स्पेस में क्या होती हैं, ये स्पेस हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल से गई होती हैं, खास करके वेन्स जो हमारी होती हैं, उन वेन्स में जाकर के यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारा जो CSF होता है। तो यहाँ पे कोरोनॉइड प्लेक्स से हमारा CSF बन रहा है, फिर पूरे फ्लो हो रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर यहाँ पे जाकर के यहाँ पे एरेक्नोइड वाले एरिया में हमारे एरेक्नोइड स्पेस में जाकर के ब्लड में जाकर के मिल जा रहा है। तो बन रहा है और ब्लड में जाकर मिल रहा है, पूरे में फ्लो हो रहा है। क्यों जरूरी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या फंक्शन है इसका, क्यों ही जरूरी है बनना है इसका, और कैसे हम इसमें इसका हम लोग यहाँ पे इस CSF को निकाल करके कैसे हम ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हमने ये देख लिया कि कैसे हमारा CSF का सिक्रीशन होता है। कैरोटिनॉइड प्लेक्स की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे CSF का सिक्रीशन करती हैं, और यहाँ पे एरेक्नोइड स्पेस में हमारे जाकर के CSF एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो हमने बात कर ली CSF कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा हम लोग उसमें समझ लेते हैं, जो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। देखो CSF मेनली कोरोक्नोइड हमारा कोरोइड प्लेक्स जो हमारा होता है, कोरोइड प्लेक्स में हमारा बनता है। देन ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स वाली एरिया होता है पूरे इसमें फ्लो करता है। एक दिन में लगभग 500 ml CSF बनता है पर डे, और लगभग बॉडी में हमारा एक टाइम पे 150 ml CSF रहता है, और बाकी जो CSF जो बनता जाता है वो वापस जाकर के एरेक्नोइड स्पेस में जाके एब्जॉर्ब होता जाता है। तो हमने देखा कि हमारे ब्रेन में CSF कहाँ बनता है और कैसे बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि CSF जो हमारा है, ठीक है, CSF का सर्कुलेशन समझ लेंगे। इसके पहले एक नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CSF लगातार बनता जाता है और एब्जॉर्ब होता रहता है, जिससे कि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहे, क्योंकि जैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर रहता है 120/80, वैसे ही यहाँ पे जो CSF जो यहाँ पे है उस CSF का और जो हमारे जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होता है। तो जो प्रेशर डेवलप होता है उसको भी चेक करके हम लोग यहाँ पे कुछ बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम लोग CSF निकालते हैं तो उसका प्रेशर भी हम लोग चेक करते हैं, वो कैसे चेक करते हैं अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी इतना देखें हम लोग कि यहाँ पे कि CSF लगातार बनता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहता है, और कितना CSF बनता है, कितना हमारे पास एक टाइम पे रहता है, और बनता और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है उसके बारे में हमने बात कर ली यहाँ पे। अब हम लोग इसके फ्लो की बात कर लेते हैं कि CSF जो है बन करके कैसे अलग अलग ब्रेन के हिस्सों में जाता है। तो जैसे कि हमने बोला यहाँ पे जो हमारा कोरोइड प्लेक्स वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ से CSF हमारा बना और हमारे फिर लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है। यहाँ का जो एरिया होता है इसको हम लोग लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है। तो जो यहाँ से निकल करके जो हमारा फ्लो हो रहा है उस फ्लो को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद हमारे यहाँ पे जो एरेक्नोइड विलाइस होती हैं, जो हमारे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो हमारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कुछ हमारे विलाइस टाइप दिख रहे हैं, विलाइस हम लोग उसको बोलते हैं। हम लोग के यहाँ पे इंटेस्टाइन में जिस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं विलाइस के, वैसे यहाँ पे विलाइस के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो जो एरेक्नोइड विलाइस होते हैं यहाँ पे जाकर के हमारा CSF क्या है, ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड में वापस से। तो ब्लड से यहाँ बन रहा है, ब्लड बनता भी ब्लड से ही है हमारा CSF, है ना। जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर वाला जो हिस्सा होता है, BBB जिसको बोलते हैं, BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, वहाँ से हमारा जो है CSF निकलता है और हमारे इस कैविटी में जाता है जो वेंट्रिकल्स हमारे होते हैं, और वापस से जाकर के पूरे फिल होने के बाद वापस से हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाता है एरेक्नोइड विलाइस के थ्रू। तो हमने देखा कि कैसे हमारा CSF जो है अलग अलग ब्रेन के हिस्सों में फ्लो करता है और कहाँ पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे समझना है कि CSF जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक सर्कुलेट होता है हमारा। जो यहाँ पे जो CSF के जो वेंट्रिकल्स हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे तक जुड़े हुए हैं। देखो जैसे पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ पे जो हमारा जो पूरा वर्टेब्रल कॉलम होता है पीछे का, रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है नीचे तक, वहां तक पूरे में CSF हमारा होता है ना। जब हम लोग CSF जब कलेक्शन करते हैं तो भी हम लोग वो रीढ़ की हड्डी के नीचे तरफ वाले हिस्से से करते हैं। C3 C4 हमारी जो L3 L4 जो हमारा होता है लंबर वर्टेब्रा जो होती है उससे हम लोग कलेक्ट करते हैं। मैं दिखाऊंगा उसको कलेक्शन में, उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि फॉर्मेशन कैसे होता है और सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी में, है ना। ठीक है, तो अगर इसका सही सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हमको क्या है कि अगर से कोई हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है तो इसका प्रेशर सही से नहीं बनेगा और प्रॉपर सर्कुलेशन इसका नहीं होगा। तो वो सब चीज़ हम लोग उसके सर्कुलेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार फंक्शन देख लेते हैं ना, क्या ही जरूरत है CSF की हमारी बॉडी में। तो पहले तो है कि जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है ना, और हमारा ब्रेन जो है वो बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है। तो इनको शॉक से बचाने के लिए, हम कहीं गिर गए या फिर हमको कहीं चोट लग रही है तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे हमको CSF रोल प्ले करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ब्रेन की इंजरी ना हो ब्रेन को उससे बचाने का काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल देता है। मतलब जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक
पूरी स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में कुछ जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, तो उससे थोड़ा सा नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है पूरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो एक काम हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, जो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मेटाबॉलिज्म जो यहाँ पे चल रहा होता है, इसका जो वेस्ट निकलता है उसको पूरा अपने अंदर से हमारा ब्लड जो होता है, पूरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है उसको फ्लो करा करके किडनी से बाहर निकाल देता है। वैसे ही जो यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है उसको वापस से ब्लड में भेज देता है। तो सी से ब्लड से निकला, पूरा मेटाबॉलिकल वेस्ट पूरे इकट्ठा किया, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वापस से फिर ऊपर जाकर के ब्लड में जाकर के मिल गया, जिससे कि इसका वेस्ट पूरा ब्लड में चला गया हमारा, ठीक है। तो हमने देखा कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, फिर हमारा जो मेटाबॉलिकल वेस्ट जो निकलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, उसको हमारे यहाँ पे ब्लड तक पहुंचाता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेन करके रखता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब होता है कि जो इंट्राक्रैनियल वाला पार्ट किसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेन हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हमारा हो गया, ठीक है। ये पूरे हिस्से जो हम हैं हमारे, जो ब्रेन, वेंट्रिकल से सेरेब्रस, जो स्पाइनल कॉर्ड, ये सब हमारे इंट्राक्रैनियल हमारे हिस्से में आते हैं। मतलब कि हमारे ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब कि क्रेनियल हम लोग बोलते हैं ना, क्रेनियल जब हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम इस वाले हिस्से को पूरा हम लोग क्रेनियम यहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रेनियल जो हिस्सा होता है, इसके अंदर जो भी ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब उसको हम लोग इंट्राक्रेनियल बोलते हैं। तो उसमें जो प्रेशर रहता है हमारा, तो उसको मेंटेन करने का काम हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे जो है हमारा जो है CSF करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है बॉडी में, तो वो हमारा ब्लड करता है, इसलिए हम उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना। किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, तो उससे दिक्कत होती है व्यक्ति को। वैसे ही जो है ब्रेन में जो सारी चीज़ें हैं, सारे ऑर्गन हैं, जहाँ का जो प्रेशर वगैरह है, वो यहाँ पे हमारा CSF करता है। तो CSF को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ब्लड है वो। मतलब ऐसे एक उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि CSF जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का अलग से ब्लड से बना हुआ दूसरा ब्लड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बस इसमें सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम रहती है और कुछ गिनती के ही हमारे सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो CSF ब्रेन को कुशन इफेक्ट देता है, मतलब कि थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करके रखता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर लिए अभी। अब हम लोग बात करते हैं कि कलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग CSF का, ठीक है। तो CSF कलेक्शन के लिए सबसे पहले पेशेंट को ऐसे C शेप पोजीशन में लेटाया जाता है, ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। तो लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में हम लोग यहाँ पेशेंट को लेटाते हैं, और उसका जो L3, L4 या फिर L4 और L5 जो वर्टेब्रा होती है, लंबर वर्टेब्रा जो हमारी होती है, जो है नीचे की तरफ होती है। क्यों यहीं से निकालते हैं हम लोग? क्योंकि ऊपर तरफ जो है स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और जो L3, L4 या फिर L4, L5 की तरफ जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे कि आसानी होती है और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं हमारे थोड़ा सा सैंपल निकालने के, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हम लोग इसलिए L3 और L5 को ही सजेस्ट करते हैं, जो कि नीचे की तरफ होती है, ठीक है। वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी सी थिकनेस कम हो जाती है हमारी, ठीक है। तो हम लोग देखा कि L3 और L4 या फिर L5 के बीच से, मतलब यहाँ हम लोग बात करें अगर से, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये वर्टेब्रा है हमारी, और ये वर्टेब्रा हमारी, ये वर्टेब्रा है। इन वर्टेब्रा के जो बीच में हमारा स्पेस दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास जो L3, L4 या फिर L5 और L3, L4 और L4 और L5 जो हमारी लंबर वर्टेब्रास हैं, इनके बीच में ही हम लोग यहाँ पे निडल को इंजेक्ट करा करके हम लोग सैंपल निकालते हैं। जो निडल से जिससे हम लोग सैंपल निकालते हैं, इसको हम लोग जो हम लोग लंबर वर्टेब्रा के पास हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने लंबर पंचर निडल रखा हुआ है, ठीक है। लंबर पंचर निडल यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि लंबर पंचर निडल बोलते हैं, जिस निडल से हम लोग सैंपल यहाँ निकालते हैं। तो कई बार MCQs आते हैं हमारे एग्जाम में कि जो हम जिससे हम लोग CSF कलेक्ट करते हैं, उस निडल का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है लंबर पंचर निडल हमारी, ठीक है। नॉर्मल निडल से थोड़ी सी अलग निडल होती है ये वाली, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग पेशेंट को लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में लेटाते हैं, ऐसे C शेप पोजीशन में लेटाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे C बन जाता है पेशेंट का, C बना करके, जिससे कि पूरी जो वर्टेब्रास है पीछे की ओवर करके दिखे डॉक्टर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको करना पड़ता है, मतलब कि जो स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन हमको यहाँ पे रखनी पड़ती है, जिससे कि यहाँ पे किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट का जो है मतलब एनवायरनमेंट का कोई भी टाइप का कंटामिनेशन पेशेंट के अंदर न जाए हमारा। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एंटीसेप्टिक प्रोसीजर करते हैं पूरी
अच्छे तरीके से उसको क्लीन करते हैं, अल्कोहल से, आयोडीन से, सारी तरीके से उसको अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे निडल को निडल से पंचर करके निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन लैब टेक्नीशियन तो नहीं करते हैं, ये डॉक्टर्स ही करते हैं प्रॉपर। तो लेकिन हमको पता होना चाहिए कहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कौन सी निडल यूज करी जाती है, किस पोजीशन में हम लोग पेशेंट को रखते हैं, ठीक है, और एंटीसेप्टिक प्रोसीजर जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि सीएसएफ का कलेक्शन कैसे हमारी बॉडी में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कितनी ट्यूब्स में सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो ईडीटी, प्लेन, ये सब हम लोग बोलते हैं ना, वैसे जब हम लोग सीएसएफ किसी व्यक्ति का निकालते हैं तो पूरी बॉडी में 150 ml सीएसएफ है। तो उस 150 ml सीएसएफ में हम लोग एक 2-2 ml एक ट्यूब में डालते हैं, तो हम लोग टोटल 3 ट्यूब में सैंपल निकालते हैं, ठीक है। 3 ट्यूब में अलग अलग इसलिए निकालते हैं क्योंकि अलग अलग हम लोग यहाँ पे टेस्ट के लिए अलग अलग तरीके से सैंपल भेज सकें, एक ही सैंपल का कंटामिनेशन ना हो। मान लो कि हम लोग यहाँ कल्चर के लिए सैंपल भेजना है, उसी सैंपल से हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे निकाल के, और उसी सैंपल से सेल काउंट करेंगे, तो वो कंटामिनेट हो सकता है वो सैंपल, ठीक है, फॉल्स हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारा कल्चर है पॉजिटिव आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग ट्यूब में हम लोग यहाँ पे सैंपल से लेते हैं। एक ट्यूब में हम लोग सैंपल लेंगे जिससे हम लोग केमिकल टेस्ट करेंगे, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, या फिर हमारा प्रोटीन हो गया, क्लोराइड हो गया, लैक्टेट जो टेस्ट होते हैं, तो इस एक ट्यूब से जिसमें कि हमारा केमिकल एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। तो उसको एक ट्यूब हम लोग लेंगे, दूसरी ट्यूब हम लोग लेंगे जिसमें कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करने हैं, जैसे कि हम लोग को स्टैनिंग करनी है, मान लेते हैं ग्राम स्टैनिंग, एफबी स्टैनिंग, या फिर हमको कल्चर लगाना है तो पहले कल्चर कर लेंगे, देन उसके बाद जो सैंपल बचेगा उसकी हम लोग स्टैनिंग कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग जब कुछ सेल काउंट करना रहता है, हमको जब डब्ल्यूबीसीज काउंट करनी है, फिर आरबीसीज काउंट करनी है, तो उसके लिए हम लोग तीसरी ट्यूब को हम लोग यूज करते हैं। 3 ट्यूब ने हमने सैंपल ले लिया अलग अलग हम लोगों ने अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग ट्यूब में सैंपल कलेक्ट करते हैं, और हम लोग कैसे लंबर पंचर प्रोसीजर से कैसे किसी व्यक्ति का सीएसएफ निकालते हैं। तो हम लोग निकालने की बात हो गई, अलग अलग ट्यूब की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो कैसी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, कितनी नॉर्मल वैल्यू होती हैं सीएसएफ में। तो हमने जो प्रेशर की ही बात कर रहे थे, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो सीएसएफ का जो प्रेशर रहता है वो हमारा 75 to 180 mmHg रहता है हमारा प्रेशर यहाँ पे, है ना। ये इसकी यूनिट है mmHg, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट हो गई, और 75 से हम लोग 180 हमारा रहता है। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे क्योंकि प्रेशर हमारा पूछा जाता है। प्रेशर अगर से कम होता है फिर ज़्यादा होता है तो उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जैसे कि हमारे ब्लड में जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग ब्लड में बात करें तो हम लोग 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जब ब्लड में देखते हैं तो हम लोग ग्राम में देखते हैं ना, ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है, और ग्राम से बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब 1000 गुना छोटी हमारी मिलीग्राम है, ठीक है। तो पहले आता है ग्राम, ग्राम से 1000 गुना छोटा हमारा मिलीग्राम होता है। तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है हमारा सीएसएफ के अंदर। 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन हमारा पाया जाता है, ठीक है। ब्लड की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। जब हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो हमारा होता है ब्लड से 2/3 होता है। 2/3 का मतलब होता है जैसे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग बोलते हैं कि चलो रैंडम ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज की लेवल जो होता है वो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन यहाँ जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो होता है 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब कि हमारे होल ब्लड का यहाँ पे 75% ही है। 2/3 अगर हम लोग हिस्सा देखें तो 75%, या फिर जाएगा 66% के आसपास, ठीक है। मतलब इसकी रीडिंग हम लोग देख लें कि इसकी 15 से 45 हमारा नॉर्मल प्रोटीन होता है सीएसएफ में, और हमारा जो ग्लूकोज होता है वो 45 से हमारा 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सेल्स की बात कर लेते हैं तो अधिकतर जो हमको यहाँ पे सेल्स दिखती हैं वो लिम्फोसाइट से दिखती है। नॉर्मली यहाँ पे लिम्फोसाइट दिखती हैं। यदि किसी को बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन होता है तो फिर हमको न्यूट्रोफिल्स दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो नॉर्मल जो सेल्स हैं यहाँ पे बहुत कम होती हैं, 0 से 5 हमारी पर क्यूबिक एमएम होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग ब्लड से इसको कंपेयर करें तो ब्लड में हमारी होती हैं 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होती है डब्ल्यूबीसी हमारी, और यहाँ पे जो है 0 से 5 है, मतलब कितना बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। 0 से 5 लिम्फोसाइट पर क्यूबिक एमएम होती है हमारी। और आरबीसी जो है इसमें नॉर्मली नहीं पाई जाती है सीएसएफ में ना। सीएसएफ में आरबीसी पाए जाना मतलब कि यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि हमको और अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं करके, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे हमारा जो है कितनी नॉर्मली हमारी सेल्स की पाई जाती है। क्लोराइड की बात कर लेते हैं तो 118 से 132 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा क्लोराइड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को जो भी हमने देखा, प्रोटीन देखा, सीएसएफ देखा, सेल्स देखी, क्लोराइड देखा,
अब जब ये वैल्यूज ऊपर नीचे होती हैं तो फिर हमको पता चलता है कि क्या बीमारी है किसी व्यक्ति को, क्या दिक्कत है किसी व्यक्ति को। जैसे किसी का ग्लूकोज कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे चलो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज का यूज़ करके अपना काम चला रहे हैं तो बैक्टीरिया ग्लूकोज कम हो जाता है। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर रहता है तो उसका प्रोटीन लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन, सीएसएफ में प्रोटीन आने लगता है, ठीक है। ऐसे ही सेल्स का लेवल बढ़ जाता है इन्फेक्शन के कारण। तो ऐसे अलग अलग इनके कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरामीटर्स की, अलग अलग पैरामीटर के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हम एक वो उस नतीजे पहुंच सकते हैं कि इसको क्या दिक्कत हो सकती है करके, है ना। तो इन्हीं पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज जब ऊपर नीचे होती है तब हम लोग उस नतीजे पहुंचते हैं, ठीक है।